नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आज जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ उसका शीर्षक है सांख्यिकीय श्रेणी या स्टैटिस्टिकल सीरीज़। जब भी हम किसी स्टैटिस्टिकल रिसर्च में जाते हैं तो डेटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन करने के बाद उन्हें किसी लॉजिक या किसी व्यवस्था के आधार पर जब हम किसी श्रेणी में विन्यासित करते हैं तो हमारे समक्ष एक सांख्यिकीय श्रेणी प्राप्त होती है। इस प्रकार सांख्यिकीय आंकड़ों को व्यवस्थित एवं तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना ही सांख्यिकीय श्रेणी कहलाता है। ये सांख्यिकीय श्रेणियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं। जैसे सांख्यिकीय चर दो प्रकार के हो सकते हैं, परिमाणात्मक चर और गुणात्मक चर। उसी आधार पर सांख्यिकीय श्रेणियाँ भी दो प्रकार की हो सकती हैं। परिमाणात्मक चरों के आधार पर जब कोई सांख्यिकीय श्रेणी बनाई जाती है तो उसे परिमाणात्मक श्रेणी कहा जाता है, और जब गुणात्मक चरों के आधार पर कोई सांख्यिकीय श्रेणी बनाई जाती है तो उसे गुणात्मक श्रेणी कहा जाता है। आइए विस्तार से देखें। सबसे पहले परिमाणात्मक श्रेणी। परिमाणात्मक श्रेणी पदमूल्यों तथा उनकी आवृत्तियों के आधार पर तीन प्रकार से बनाई जा सकती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित या विच्छिन्न श्रेणी और सतत या अविच्छिन्न श्रेणी। अब इन श्रेणियों को कैसे बनाया जाता है, इसे समझने के लिए हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा के 50 छात्रों के प्राप्तांक किसी परीक्षा में निम्नानुसार है। अब इन आंकड़ों के आधार पर इन्हीं आंकड़ों से हमें व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी कैसे हम बना सकते हैं, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें सभी पदमूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि यदि इन 50 छात्रों के प्राप्तांक को, इन सभी छात्रों के प्राप्तांक को यदि किसी श्रेणी में हम विन्यासित कर लें, अरेंज कर लें, तो उस प्रकार जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। ध्यान रहे, यह वह श्रेणी है जिसमें पदमूल्य होते हैं, सारे पदमूल्य होते हैं, लेकिन उनकी आवृत्तियाँ नहीं होती हैं। इस प्रकार यह आवृत्ति विहीन श्रेणी कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने छात्रों के रोल नंबर के हिसाब से इन 50 छात्रों के प्राप्तांकों को श्रेणी में प्रदर्शित किया, तो ये जो श्रेणी बनी इसे ही हम व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से जानते हैं। बहुत सरल विधि है, लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि यदि पदमूल्यों की संख्या बहुत अधिक हो, सैंपल साइज़ बहुत बड़ा हो, तो फिर हम व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से कोई सांख्यिकीय विश्लेषण करने में अपने आप को असमर्थ या असुविधा होती है। तो इसीलिए जब कभी पदमूल्यों की संख्या अधिक हो तो फिर हम व्यक्तिगत श्रेणी के बजाय खंडित या सतत श्रेणी का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं खंडित श्रेणी कैसे बनाई जाती है। खंडित श्रेणी पदमूल्यों और उनकी आवृत्तियों को प्रदर्शित करती है। तो खंडित श्रेणी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले खंडित पदमूल्यों को लिखते हैं, यानी जितने भी पदमूल्य हैं उन सबको एक एक बार श्रेणी में लिखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये पदमूल्य श्रेणी में कितनी बार आए हैं। जैसे 48 इस श्रेणी में 2 बार आया है, इसलिए 48 की आवृत्ति 2। 50 इस श्रेणी में 10 लोगों को प्राप्त हुआ है, 10 बच्चों के मार्क्स 50 अंक है, इसलिए 50 की आवृत्ति 10। 52 अंक पाने वाले 12 लोग हैं, इसलिए 52 की आवृत्ति 12। और इसी प्रकार ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। स्पष्ट है कि खंडित या विच्छिन्न श्रेणी में खंडित पदमूल्यों और उनकी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रहे, आवृत्ति वह संख्या है जो यह बताती है कि कोई पदमूल्य श्रेणी में कितनी बार आया है। ध्यान रहे, इन आवृत्तियों का योग पदमूल्यों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यदि आप इनका योग करेंगे तो ये 50 आएगा, चूँकि यहाँ पर पदमूल्य भी 50 है। यही कारण है कि जब हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कोई सवाल बनाते हैं, मीन मोड मीडियन निकालते हैं, तो उस समय व्यक्तिगत श्रेणी में n हम पदों की संख्या को गिन कर निकालते हैं, जबकि खंडित श्रेणी में हम पदों की संख्या या n आवृत्तियों का योग ज्ञात करके निकालते हैं। तो ये ध्यान रहे, व्यक्तिगत श्रेणी में n पदमूल्यों की संख्या गिनकर निकाली जाती है, जबकि खंडित या सतत श्रेणी में जितने भी आवृत्ति वितरण वाली श्रेणी होती है उनमें पदमूल्यों की संख्या आवृत्तियों के योग के बराबर होती है, इसलिए हम आवृत्तियों का योग ज्ञात करके
n ज्ञात करते हैं। लेकिन खंडित श्रेणी का भी प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब पदमूल्यों में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो या बहुत सारे पदमूल्य ना हो। यदि बहुत सारे पदमूल्य हों अलग अलग वैल्यू के, तो फिर ये श्रेणी भी बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो एक तीसरी श्रेणी बनाई जाती है उसे हम सतत श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार की श्रेणी में पदमूल्यों के वर्ग और उनकी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम पदमूल्यों के वर्ग बनाते हैं, क्लास बनाते हैं और फिर उनकी आवृत्तियों को उनके समक्ष रखते हैं। इस प्रकार की जो श्रेणी बनती है उसे सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज कहा जाता है। ये दो विधियों से बनाई जा सकती है, अपवर्जी विधि या एक्सक्लूसिव मेथड और समावेशी विधि या इंक्लूसिव मेथड। आइए देखते हैं एक एक करके कि अपवर्जी विधि से हम कैसे बना सकते हैं। अपवर्जी विधि के द्वारा बनाई गई सतत श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा तो उस वर्ग में शामिल होती है परंतु उच्च सीमा नहीं। तो यदि इन 50 छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर यदि हम सतत श्रेणी कुछ इस प्रकार बनाएं कि प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा तो उस वर्ग में शामिल होगी परंतु उच्च सीमा नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में बनाया गया है 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ग की उच्च सीमा और उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अर्थात इसका आशय यह है कि 45 या उससे अधिक 40, 47, 48, 49 अंक प्राप्त करने वाले सब यहाँ पर आएंगे। 49.99 भी यहाँ पर आएगा। लेकिन 50 अंक जिस छात्र को मिला है वह इस 45 से 50 के वर्ग में न शामिल होकर उसे हम 50 से 55 के वर्ग में शामिल करेंगे। तो इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 45 या उससे अधिक किंतु 50 से कम। यदि इन 50 छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर इसका हम यदि आवृत्ति वितरण करें तो आप देख सकते हैं 45 से 50 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 2, इसलिए इस वर्ग की आवृत्ति 2। ध्यान रहे जब हम वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं। जो छोटा मूल्य होता है उसे हम निम्न सीमा कहते हैं और इसे L1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो बड़ी सीमा होती है, बड़ा मूल्य होता है, उसे उच्च सीमा कहा जाता है और इसे हम L2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच जो अंतर होता है इसे ही हम क्लास इंटरवल या वर्गांतर कहते हैं। ध्यान रहे जब भी हम सतत श्रेणी बना रहे हों तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ध्यान रहे वर्गों की संख्या ना तो बहुत कम होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक। 4, 5 से लेकर 8, 10 तक के वर्ग पर्याप्त माने जाते हैं। तो इसलिए हमें वर्गांतर इस प्रकार का लेना चाहिए ताकि सारे पदमूल्य भी उसके अंतर्गत शामिल हो जाएं और वर्गों की संख्या भी 4, 5 से लेकर 8, 10 के बीच रहें। हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वर्ग या बहुत कम वर्ग हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वर्गों की संख्या 10 के आसपास होनी चाहिए। अब ये इन पदमूल्यों के आधार पर हमने ये आवृत्ति वितरण कर लिया, अलग अलग वर्गों की आवृत्तियाँ निकाल ली। ये हमारे पास अपवर्जी विधि से बनाई गई सतत श्रेणी आ गई। एक दूसरी विधि होती है समावेशी विधि। ध्यान रहे यहाँ पर कि अपवर्जी जब कोई सवाल हमारे सामने आता है सतत श्रेणी का तो ये पहचानना होता है कि वह सतत श्रेणी का सवाल अपवर्जी विधि से बनाया गया या समावेशी विधि से। तो पहचानने का तरीका ये है कि यदि एक वर्ग की उच्च सीमा और उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये अपवर्जी विधि से बनाया गया सतत श्रेणी है। जबकि समावेशी विधि के द्वारा बनाया गया सतत श्रेणी की पहचान यह है कि इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा और इसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा दोनों में कुछ न कुछ अंतर होता है। यहाँ पर अंतर 1 का है। ये अंतर कुछ भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर होना चाहिए। तो जब इस प्रकार की सतत श्रेणी बनाई जाती है तो इसे हम समावेशी विधि से द्वारा बनाई गई सतत श्रेणी कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों उसी वर्ग में शामिल होती है। यानी यदि किसी को 45 या उससे अधिक और 49 तक, यानी किसी छात्र को यदि 49 भी मिले तो उसे भी हम पहले वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। इस प्रकार की विधि से सतत श्रेणी केवल उन चरों के लिए बनाई जाती है जिनको दशमलव में व्यक्त करना संभव ना हो, जैसे बच्चों की संख्या।
तो उस प्रकार के चरों के लिए हम समावेशी विधि के द्वारा सतत श्रेणी बनाते हैं। अन्यथा अधिकांशतः अपवर्जी विधि के द्वारा बनाए गए सतत श्रेणी के माध्यम से ही सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। यदि प्रश्न में हमारे पास कोई समावेशी विधि से बनाया गया सतत श्रेणी आता है तो सबसे पहले हमें उसे अपवर्जी विधि से बनाए गए सतत श्रेणी में बदलना पड़ेगा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं सांख्यिकी विश्लेषण के लिए, वह इस मान्यता पर आधारित है कि सतत श्रेणी अपवर्जी विधि से बनाई गई है। इसलिए हमें चाहिए कि समावेशी विधि से बनाए गए सतत श्रेणी को हम अपवर्जी विधि से बनाए गए सतत श्रेणी में बदल लें। अब इसके बदलने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए हम पहले वर्ग की उच्च सीमा यानी किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा, इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। उस अंतर को 2 से भाग देंगे और उस भागफल को प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। तो जैसे इस एग्जाम्पल में अंतर 1 है, उसे हम 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 0.5। उस भागफल को प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा यानी 45 में घटाएंगे तो 44.5 और 49 में जोड़ेंगे तो 49.5। इसी प्रकार 50 में घटाएंगे तो 49.5 निम्न सीमा मिल जाएगी और 54 में जोड़ेंगे तो 54.5 उच्च सीमा। इस प्रकार हमें नए वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यह समावेशी विधि से बनाया गया सतत श्रेणी अपवर्जी विधि में बदल गया, क्योंकि एक वर्ग की उच्च सीमा और इसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के बीच जो अंतर था ये समाप्त हो गया। ध्यान रहे, इस प्रकार समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने के लिए आवृत्तियों में कोई परिवर्तन करना नहीं पड़ता। तो जब भी कोई समावेशी विधि का सतत श्रेणी हमारे सामने सवाल के रूप में आता है तो सबसे पहले हमें उसे अपवर्जी विधि से बनाए गए सतत श्रेणी में बदलना आना चाहिए। कभी कभी कोई सवाल ऐसा भी आ जाता है जिसमें मध्य मूल्य दिए होते हैं और आपको वर्ग ज्ञात करना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है माध्य प्राप्तांक। जैसे ही आप माध्य प्राप्तांक देखें, आपको समझ जाना चाहिए कि ये वर्ग का माध्य है। यानी ये कैसे निकाला गया है? ये वर्ग के दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग देकर एवरेज निकाला गया है। यदि इसको ऐसे ही देखें तो ये खंडित श्रेणी के समान लग रहा है, लेकिन जब ये हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये माध्य प्राप्तांक है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये वर्ग का माध्य है। स्पष्ट है कि इसमें वर्ग छुपा हुआ है, तो हमें सबसे पहले वर्ग ज्ञात करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसको आगे हल कर पाएंगे। तो मध्य मूल्य से वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें दोनों सीमाएं की जरूरत पड़ेगी, L1 और L2, निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब निम्न सीमा और उच्च सीमा कैसे निकालेंगे? तो ये फार्मूला दिया है, L1 = mv - i/2 और L2 = mv + i/2। यानी हम इन मध्य मूल्यों के बीच अंतर ज्ञात करेंगे, वही हमारा क्लास इंटरवल होगा। यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं 5 का है। उस अंतर को 2 से भाग देंगे, भागफल आएगा 2.5। उसे मध्य मूल्य में से घटाएंगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगा 45 और मध्य मूल्य में जोड़ेंगे तो अपर लिमिट मिल जाएगा 50। तो 47.5 में 2.5 घटाए तो 45 निम्न सीमा और 2.5 जोड़े तो उच्च सीमा 50। तो पहला वर्ग हमें प्राप्त हो गया 45 से 50। इसी प्रकार इसमें भी 2.5 घटाएंगे तो लोअर लिमिट 50 और 2.5 जोड़ेंगे तो अपर लिमिट 55 और इसी प्रकार बाकी के वर्ग भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस प्रकार मध्य मूल्य से वर्ग ज्ञात करते समय भी आवृत्तियों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जब भी कोई मध्य मूल्य वाला सवाल हमारे सामने आता है, हमें उसे वर्ग आवृत्ति वाले श्रेणी में बदल लेना चाहिए। कभी कभी कोई सवाल ऐसा भी आता है जिसमें आवृत्तियां संचयी होती हैं। अब ये कहीं लिखा नहीं रहता प्रश्न में, ये हमें पहचानना होता है। जैसे इस सवाल में आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्राप्तांक से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, 65 से कम, और ये उनकी आवृत्ति या छात्र संख्या दी गई है। अभी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ने से स्पष्ट है कि 50 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 2, 55 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 32। तो यहाँ पर 50 से कम, कितना कम ये नहीं दिया है, यानी इसका जो लोअर लिमिट है वो खुला हुआ है। इस प्रकार की जो श्रेणी होती है इसे हम खुले वर्ग वाली श्रेणी कहते हैं। तो हमें इनके दूसरी सीमा निकालकर इन श्रेणी को या इन वर्गों को बंद करना पड़ेगा। तो अब इसकी दूसरी सीमा नेचुरली इससे कम होगी। दूसरी सीमा हम कैसे निकालें? तो हम देखें कि इन ऊपरी सीमाओं का अंतर कितना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर है 5 का। तो यदि हम ऊपरी सीमा में 5 घटा दें, L2 में I घटा दें, उच्च सीमा में वर्गांतर घटा दें, तो हमें निम्न सीमा प्राप्त हो जाएगी। तो 50 में यदि 5 घटाएं तो हमारा पहला वर्ग बन जाएगा 45 से 50। इसी प्रकार 55 में 5 घटाएंगे तो दूसरा वर्ग 50 से 55, 60 में घटाएंगे तो 55 से 60 और 60 से 65। ये हमारे सामान्य वर्ग निकल गए। अब चूंकि यहाँ पे आवृत्तियाँ संचयी हैं, संचयी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 55 से कम अंक पाने वाले जो 32 छात्र हैं उसमें ये 2 छात्र भी शामिल हैं जिनको 50 से कम अंक मिले हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको सामान्य वर्ग में बदल लेते हैं तो 45 से 50 के अंतर्गत 50 से 55 के अंतर्गत केवल वही छात्र आएंगे जिनको 50 से 55 मिले हैं, 50 से कम वाले नहीं आएंगे। तो इसलिए उसे हमें अलग करना पड़ेगा। तो आइए अलग अलग वर्गों की आवृत्ति हम ज्ञात करते हैं। तो पहला वर्ग है 45 से 50। चूँकि यहाँ पर कोई लोअर लिमिट नहीं है, इसके पहले कोई वर्ग नहीं है, इसलिए जो 2 छात्र हैं वो सब इसी में शामिल हो जाएंगे। तो 45 से 50 की आवृत्ति 2। फिर 55 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 32। इसमें 2 वे छात्र भी शामिल हैं जिनको 50 से कम मिले हैं, क्योंकि 55 से कम मतलब वो 50 से कम वाला भी इसमें शामिल हो गया। तो इस 32 में से 2 छात्रों को घटा देंगे जिनको 50 से कम है, तो हमारे पास 50 से 55 की आवृत्ति निकल जाएगी 30। 60 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 47। इसमें 32 वे छात्र भी शामिल हैं जिनको 55 से कम अंक मिले हैं। तो 47 में 32 घटा देंगे तो शेष 15 55 से 60 के बीच अंक पाने वाले छात्र होंगे। 65 से कम अंक पाने वाले जो 50 छात्र हैं, इसमें 47 वे छात्र भी शामिल हैं जिनको 60 से कम अंक मिला है। तो 50 में यदि हम 47 घटा दें जो 3 शेष छात्र हैं ये 60 से 65 की वर्ग के अंतर्गत शामिल होंगे। तो इस प्रकार जब भी कोई संचयी आवृत्ति वाला सवाल हमारे सामने आता है, हमें उनके वर्ग निकालकर उनकी सामान्य आवृत्तियाँ ज्ञात करके ही आगे सवाल को हल करना है। कभी कभी इस प्रकार के सवाल भी आते हैं जिसमें प्राप्तांक से अधिक। ध्यान रहे ये सारे उदाहरण मैंने इन्हीं 50 छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर बनाए हैं। तो अंक तो वही हैं, आंकड़े तो वही हैं, सिर्फ उसको प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग है। जैसे यहाँ पर प्राप्तांक से अधिक यानी 45 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 50, 50 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 48 और इसी प्रकार ये दिया हुआ है। यहाँ पर हमें लोअर लिमिट दिया हुआ है लेकिन अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो अपर लिमिट निकालेंगे, तरीका वही होगा, पहले लोअर लिमिट का अंतर ज्ञात करें। ये 5 के अंतर पर है, इसका मतलब क्लास इंटरवल भी 5 का है। अब इस लोअर लिमिट में यदि हम क्लास इंटरवल 5 जोड़ दें तो हमें अपर लिमिट मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पहला वर्ग होगा 45 से 50, दूसरा होगा 50 से 55, तीसरा 55 से 60 और चौथा 60 से 65। अब जब वर्ग निकल गए तो हमको इनकी आवृत्तियाँ भी अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी आवृत्तियाँ संचयी हैं जबकि यहाँ पर अलग अलग वर्ग बन गए। तो इसलिए पहला वर्ग 45 से 50। ध्यान रहे 45 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 50 है, जिसमें ये 48 छात्र भी शामिल हैं जिनको 50 से अधिक अंक मिले हैं। चूँकि यहाँ पर 50 से अधिक अंक वाले छात्र शामिल नहीं होंगे, इसलिए 50 में 48 घटा देंगे तो जो 2 छात्र शेष आएंगे यही 45 से 50 के मध्य होंगे। इसी प्रकार 50 से अधिक अंक पाने वाले 48 छात्रों में से इन 18 छात्रों को घटा दें जिनके मार्क्स 55 से अधिक हैं, तो हमें 50 से 55 के बीच 30 छात्र संख्या मिल जाएगी। 55 से अधिक अंक पाने वाले 18 छात्रों में से 3 छात्रों को घटा दें जिनके मार्क्स 60 से अधिक हैं, तो हमें 55 से 60 के बीच 15 छात्र संख्या मिल जाएगी। और 60 से अधिक, चूँकि इसके बाद कोई वर्ग नहीं है इसलिए पूरे 60 से 65 के अंतर्गत आएंगे। तो 60 से 65 की आवृत्ति 3। आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, ये जो वर्गों की आवृत्तियाँ निकली हैं इसका टोटल सबसे अधिक संचयी आवृत्ति के बराबर आना चाहिए। इसका आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 50। सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ये सामान्य आवृत्तियाँ निकालने के बाद यदि इसका आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 50। ये 50 सबसे बड़ी संचयी आवृत्ति के बराबर आएगा। तो इस प्रकार जब भी कोई संचयी आवृत्ति वाला सवाल आता है जिसके वर्ग खुले हों, तो आपको उसे सामान्य आवृत्ति वाले सवाल में बदल लेना, सतत श्रेणी में बदल लेना चाहिए और उसके बाद ही फिर उसको हल करना चाहिए। कभी कभी कोई सवाल ऐसा भी आता है जिसमें वर्ग खुले नहीं होते लेकिन फिर भी आवृत्तियाँ संचयी होती हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिख रहा है 45 से 50, 45 से 55, 45 से 60, 45 से 65।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका अपर लिमिट तो अलग अलग है, लेकिन लोअर लिमिट सब में एक समान है। तो ये भी ओवरलैपिंग वाली सीरीज़ है। यहाँ पर भी आवृत्तियाँ संचयी हैं, तो यहाँ पर भी हमें वर्ग और उनकी सामान्य आवृत्तियाँ निकालनी पड़ेगी। तो पहला वर्ग होगा 45 से 50, दूसरा चूँकि अपर लिमिट्स में 5-5 का अंतर है, इसलिए 5-5 के अंतर पर हम वर्ग बनाएंगे। तो दूसरा 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65। अब इनकी आवृत्तियाँ निकालनी है। तो पहले वर्ग की आवृत्ति दी गई है 2, दूसरे वर्ग की आवृत्ति 32 है, यानी 45 से 55 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 32 है। इन 32 में 2 वो भी शामिल हैं जिनको 45 से 50 के बीच मिले हैं। तो 32 में 2 को घटा देंगे तो शेष बचेगा 30। यही 50 से 55 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या है। वैसे यहाँ 45 से 60 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 47 है। इसमें 32 वे छात्र भी शामिल हैं जिनको 45 से 55 के बीच मिला है। तो बाकी जो होंगे वो 55 से 60 के बीच में होंगे। ऐसे छात्रों की संख्या 15 है। 45 से 65 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 50 है। इसमें वे 47 भी शामिल हैं जिनको 45 से 60 के बीच मिला है। तो इसमें से यदि 50 में से 47 घटा दें तो जो तीन छात्र शेष बचेंगे उनको 60 से 65 के बीच अंक मिले हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं सामान्य आवृत्ति वाले वर्ग में बदल गया। तो इस प्रकार की संचयी, कभी कभी कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जिसमें लोअर लिमिट अलग अलग हो और अपर लिमिट एक समान हो, वह भी संचयी आवृत्ति का सवाल हो सकता है। तो जब भी कोई संचयी आवृत्ति का सवाल आपके सामने आता है, सबसे पहले उसे हमें सामान्य आवृत्ति वाले सवाल में बदलना पड़ेगा, तभी हम उसको आगे हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। कभी कभी सतह श्रेणी में कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें वर्गांतर अनियमित होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, अलग अलग वर्गों के वर्गांतर अलग अलग होते हैं। ऐसे श्रेणी को हम अनियमित वर्गांतर वाले सतह श्रेणी कहते हैं। तो जब इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो उसे हमें नियमित वर्गांतर वाली श्रेणी में बदलना होता है। अब बदलने का तरीका क्या है? बदलने का तरीका यही है कि हम देखें कौन से कि हम एक से अधिक वर्गों को क्लब करके, जोड़ करके क्या कोई हम समान वर्गांतर वाला श्रेणी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक वर्गांतर किस में है? इस वाले वर्ग में 15 से 20। यहाँ पर वर्गांतर है 5 का। तो हम 5-5 का क्लास इंटरवल लेकर यदि ये बनाए तो हमारा पहला वर्ग बनेगा 0 से 5, इन दोनों को जोड़कर हम बना सकते हैं। दूसरा बनेगा 5 से 10, वो इन दोनों को जोड़कर हम बता सकते हैं। तीसरा 10 से 15, वो इन दोनों को जोड़कर बना सकते हैं। और 15 से 20 दिया हुआ है। तो स्पष्ट है कि इस सवाल में अनियमित वर्गांतर को हम नियमित कर सकते हैं। तो पहला हमने बनाया 0 से 5 और इन दोनों वर्गों की आवृत्तियों को जोड़ दिया, 2 और 7 9। फिर दूसरा 5 से 10, तो ये 5 से 8 और 8 से 10 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 5 से 10 का वर्ग, यानी 12 और 4 16। तीसरा 10 से 14 और 14 से 15, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 11 और 15 से 20 की आवृत्ति है 4। अब आप देख सकते हैं ये नियमित वर्गांतर वाली सतह श्रेणी में बदल गया। तो इस प्रकार अनियमित वर्गांतर वाली श्रेणी हो तो आपको उसे सतह श्रेणी में बदल लेना चाहिए, नियमित वर्गांतर वाली श्रेणी में बदल लेना चाहिए। पर कभी कभी किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि अनियमित वर्गांतर हो और दिए गए सूचनाओं के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर उसे नियमित वर्गांतर में बदलना संभव ही ना हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आयु और बच्चों की संख्या का। 0 से 2, यदि हम यहाँ पर 0 से 5 बनाएंगे तो वो बन जाएगा। 5 से 10 बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये 5 से 8 और 8 से 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 से 12 बनेगा, 5 से 10 नहीं। तो इसलिए 5 से नहीं बना सकते। कोई और वर्गांतर भी देख सकते हैं, 2, ये 2 का वर्गांतर लेकर बनाएं तो ये 0 से 2, दूसरा बनेगा 2 से 4, जो यहाँ पर संभव नहीं है। 3 का भी नहीं बनेगा। कोई भी वर्गांतर लेकर हम कोशिश कर लें, ये नियमित करना संभव नहीं है इन दिए गए आंकड़ों के आधार पर। तो यदि कोई ऐसा सवाल हमारे समक्ष आता है जिसमें वर्गांतर अनियमित हो और जिसे नियमित करना संभव ना हो, तो फिर ऐसे सवालों को हम एज इट इज़ मानकर हल करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब भी हम किसी सवाल को बनाने में जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वह कौन से श्रेणी का सवाल है, और यदि वो सतह श्रेणी का सवाल है तो फिर देखना चाहिए कि वह अपवर्जी विधि से बना है कि समावेशी विधि से। यदि समावेशी विधि से बना है तो उसे अपवर्जी विधि में बदलना चाहिए। यदि क्लास इंटरवल बराबर ना हो तो उसको बराबर करना पड़ेगा। यदि आवृत्तियाँ संचयी हैं तो उसे सामान्य आवृत्तियों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यदि माध्य मूल्य वाला सवाल है तो उसे उसके वर्ग निकाल कर हम सवाल को हल कर पाएंगे। जब तक ये करना हमें नहीं आएगा तब तक हम सवाल भी हल नहीं कर पाएंगे। आशा है
आज के वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।